मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करेंगे पब्लिक ऑफर एवं प्रॉस्पेक्टस के बारे में, सार्वजनिक प्रस्ताव एवं क्रय विवरण। छात्रों, पिछले विभिन्न वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कंपनी किस प्रकार से बनाई जाती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस प्रकार से होता है, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी का निर्माण होने के पश्चात जिन उद्देश्यों के लिए हमने कंपनी बनाई है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और पूंजी प्राप्ति के लिए कंपनी के पास में दो तरीके होते हैं, एक आईपीओ और दूसरा एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? व्हेन an unlisted company makes a fresh issue of shares or company's promoters offer their own shares for sale or both for first time to the public, it is called an IPO। ऐसी कंपनी जो किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणी केंद्र के अंतर्गत लिस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी पहली दफ़े पब्लिक को अपनी प्रतिभूतियों के अभिधान तो आमंत्रित करके उन्हें अपनी प्रतिभूतियाँ सेल करने कार्य करती है। तो इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से पुकारते हैं। दूसरा तरीका होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। ऐसी कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, जिसने पूर्व में आईपीओ के माध्यम से पूंजी इकट्ठी कर रखी है, किंतु अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए जब वो कोई अपना इशू लेके आती है तो ऐसा इशू एफपीओ के नाम से, फर्दर पब्लिक ऑफर के नाम से जाना जाता है। छात्रों, कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को आवश्यकता पड़ती है प्रॉस्पेक्टस की, प्रविवरण की। प्रविवरण के द्वारा जनता को सार्वजनिक प्रस्ताव किया जाता है और सार्वजनिक प्रस्ताव करके जनता से पूंजी अभिधान हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा तरीका पूंजी प्राप्ति का हो सकता है निजी आधार पर प्रस्ताव देना। निजी आधार पे मतलब कंपनी अपने खुद के सोर्सेस के आधार पे अपने पूंजी को मैनेज करे। कंपनी के एग्जिस्टिंग सदस्य, संचालक, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से ही अपनी पूंजी का निर्माण करके अभिधान प्राप्त करते हैं। तो वो निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के द्वारा पूंजी प्राप्ति का तरीका या प्रतिभूतियों का निर्माण किया जाना माना जाता है। तीसरा तरीका होता है अधिकार निर्माण। जब कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है और कंपनी ने अपनी अंशों का निर्माण पूर्व में किया है, तो ऐसी कंपनी अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए अपने वर्तमान अंशधारियों को ही पहले ऑफर देती है। उसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन, अधिकार निर्माण, राइट इशू। और चौथा तरीका होता है बोनस निर्माण के माध्यम से या बोनस प्रतिभूतियों का निर्माण करके। बोनस प्रतिभूतियों का निर्माण जब कंपनी करती है तो इसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर से, वर्तमान अंशधारी से किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं करती, अपितु उन्हें अपने अवितरित लाभों में से प्रतिभूति का निर्माण करती है, प्रतिभूति का आवंटन करती है। तो ये चार तरीके हैं जिसके आधार पर कंपनी के द्वारा प्रतिभूति का निर्माण किया जाता है। निजी कंपनी की परिभाषा में हमने पूर्व में पढ़ा है कि निजी कंपनी सार्वजनिक रूप से आम जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिधान हेतु आमंत्रित नहीं कर सकती है। इसलिए निजी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों का निर्माण निजी आधार पर प्रस्ताव प्राप्त करके करना पड़ता है, अथवा अधिकार एवं बोनस के माध्यम से ही अपनी प्रतिभूतियों का निर्माण करना पड़ता है। किंतु पब्लिक कंपनी अपने पार्षद अंतर्नियम के माध्यम से इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगाती है। तो पब्लिक कंपनी के पास में चारों ही प्रकार के तरीके हैं जिसके आधार पर अपनी पूंजी को प्राप्त कर सकती है, पब्लिक ऑफर के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। जब कोई कंपनी पब्लिक ऑफर के माध्यम से पूंजी को प्राप्त करती है तो उसके लिए कंपनी को आवश्यकता होती है प्रॉस्पेक्टस बनाने की, प्रविवरण बनाने की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 के अंतर्गत प्रॉस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है। प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से जिसे प्रविवरण की तरह
से वर्णित अथवा निर्मित किया जा गया है। इसमें रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस रेफर्ड टू इन सेक्शन 32 मायावी प्रज्ञापन पत्र, जिसको आगे अपन एक्सप्लेन करें, आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा, अथवा शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जिसको सेक्शन 31 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है, अथवा किसी भी प्रकार की सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र सम्मिलित है जो किसी सम्मानित संस्था ये प्रतिभूतियों के अभिधान या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। तो प्रॉस्पेक्टस वो प्रलेख होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम आम जनता को आमंत्रित करते हैं या आम जनता को निमंत्रित करते हैं कि कंपनी का जो आईपीओ है या कंपनी का एफपीओ है उसके अंतर्गत आम जनता अभिधान पूंजी आम जनता कंपनी की प्रतिभूतियों हेतु अभिधान हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें। प्रॉस्पेक्टस की जो अभी मैंने आप लोगों को प्रॉस्पेक्टस का अर्थ सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 के तहत एक्सप्लेन किया था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रलेख होता है जिसे प्रवरण के रूप में वर्णित अथवा जारी किया जाता है जो किसी सममित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिधान या क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है भाई? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रवरण के नाम से वर्णित अथवा जारी किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस या अन्य किसी प्रकार की नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर जिसका उद्देश्य आम जनता को पूंजी अभिधान हेतु आमंत्रित करना है, निमंत्रित करना है, वो सभी प्रॉस्पेक्टस की श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएंगे, प्रॉस्पेक्टस के रूप में ही मानी जाएंगी। ये किसी भी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा जारी किया जा सकता है क्योंकि निजी कंपनी को आम जनता को निमंत्रित करने पर निषेध है, इसलिए केवल सार्वजनिक कंपनी के द्वारा ही प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है। ये जनता को जारी किया जाता है। ये सार्वजनिक कंपनी अथवा सम्मिलित संस्था के द्वारा जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिधान क्रय करने हेतु आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस एक लिखित प्रलेख होता है। प्रतिभूतियों के अभिधान के लिए मौखिक रूप में दिया गया निमंत्रण प्रॉस्पेक्टस की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जाता है। प्रवरण में लिखी हुई तिथि प्राय प्रवरण के प्रकाशित होने की तिथि मानी जाती है अंडर द सेक्शन 26 के तहत। प्रवरण प्रत्येक कंपनी में प्रत्येक प्रवरण में उन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए जो उन सभी प्रतिवेदन होना चाहिए तथा उन सभी प्रतिवेदनों का समावेश होना चाहिए जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में बतलाया गया है। मतलब कोई भी चीज़ लिखने से नहीं रहनी चाहिए। सभी बातें जो कंपनी विधान के अंतर्गत इस हेतु निर्देशित की गई है वो सभी बातें प्रॉस्पेक्टस में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी तथ्य अगर लिखने से रह जाता है या जानबूझ के उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो यह प्रवरण में मिथ्या वर्णन अथवा कपट की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है, जिसके संबंध में सिविल एवं क्रिमिनल लायबिलिटीज इसको जारी करने वाले पक्षकारों के संदर्भ में उत्पन्न होती है, जिसको इसी लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रवरण का जनता में निर्गमन तभी किया जा सकता है जबकि प्रवरण का रजिस्ट्रार के यहाँ पे पंजीयन हो जाए। प्रवरण की एक कॉपी आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, इसको जमा करवानी पड़ती है, जिससे इसको जारी करने कंपनी और इसको जारी करने वाले जितने भी उत्तरदायी व्यक्ति हैं, उत्तरदायी अधिकारी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित की जा सके। प्रवरण संबंधी सभी प्रावधानों का प्रशासन सेबी के द्वारा किया जाता है अगर कंपनी की प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणन केंद्र के अंतर्गत लिस्टेड करवाई जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रॉस्पेक्टस जारी कौन कर सकता है। देखिए, कोई भी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस जारी किया जा सकता है। प्रॉस्पेक्टस ऐसी कंपनी की ओर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। कंपनी के निर्माण से संबंधित या निर्माण में हित रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा जारी किया जा सकता है। कंपनी के निर्माण से संबंधित या निर्माण में हित रखने वाले किसी व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी प्रॉस्पेक्टस जारी किया जा सकता है, या उन सभी व्यक्तियों या संस्था के द्वारा जिसे कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियां इस अभिप्राय से आवंटित किए अथवा करने का ठहराव किया है कि उन्हें वह जनता को पुनः प्रस्तावित करेगी।
ऑफर फॉर सेल उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, प्रॉस्पेक्टस का उद्देश्य, जारी करने का उद्देश्य आम जनता को कंपनी की पूंजी अभिधान हेतु आमंत्रित करना होता है, और जहाँ पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पर संभावना मैनिपुलेशन की भी हो सकती है। ठीक है, जब मैनिपुलेशन की संभावना हो सकती है, इसलिए हमारा कंपनी विधान प्रॉस्पेक्टस के निर्माण के संदर्भ में, प्रॉस्पेक्टस को जारी करने के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक स्ट्रिक्ट है, क्योंकि गबन, बेईमानी, बदमाशी होने की संभावना इसके अंतर्गत बनी रहती है। अब प्रश्न उठता है कि सब प्रॉस्पेक्टस जारी कौन, चूँकि निजी कंपनी को अपने सार्वजनिक रूप से वो अभिधान आमंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए निजी कंपनी जारी नहीं कर सकती, तो एक पब्लिक कंपनी के द्वारा जारी कर सकता है। और पब्लिक कंपनी की ओर से वो व्यक्ति जो कंपनी के निर्माण में रुचि रखते हैं या रुचि रखते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात प्रवर्तक या संचालक, या ऐसे व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा, या कई बार कंपनी अपनी समस्त प्रतिभूति को किसी अन्य संस्थानों को, जिसको हम बोलते हैं निर्गमन गृह, इशूइंग हाउसेस को अपनी प्रतिभूतियाँ इस आशय से बेच देती है कि वह इनका पुनः क्या करेगी, जनता को निर्गमन करेगी, जनता को पुनः विक्रय उनके द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी संस्थानों के द्वारा, ऐसे पक्षकारों के द्वारा प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉस्पेक्टस में किन किन बातों का उल्लेख होता है। कंपनी अधिनियम 2013 में प्रॉस्पेक्टस का कोई आदर्श नमूना नहीं दिया गया है, किंतु इस अधिनियम में विभिन्न धाराओं के माध्यम से विभिन्न प्रॉस्पेक्टस के संदर्भ में कुछ बातें बतलाई गई हैं जो इसकी विशेष सामग्री में शामिल करना जरूरी होता है। प्रत्येक प्रॉस्पेक्टस पर तिथि अंकित होनी चाहिए और यही तिथि प्रॉस्पेक्टस को जारी करने की तिथि मानी जाती है। प्रत्येक प्रॉस्पेक्टस के ऊपर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिनके नाम का उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में किया गया है, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निश्चित किया जा सके। सूचनाएं, प्रत्येक कंपनी के प्रविवरण के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए: कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षक, विधि परामर्शदाता, बैंक प्रन्यासी, अभिगोपक तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों के नाम प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत लिखे जाने चाहिए। इनके बारे में संपूर्ण सूचनाएं प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत दी जानी चाहिए। देन निर्गमन खुलने और बंद होने की तिथि, किस तिथि को निर्गमन खुलेगा, इशू कब, आईपीओ या एफपीओ कब खुलेगा, और इसकी बंद होने की तिथि क्या रहेगी, और अर्लीस्ट बंद होने की तिथि क्या रहेगी। देखिए, बंद होने की तिथि और अर्लीस्ट, कई बार अभिधान जब जनता से अभिधान सब्सक्राइब हो जाता है, हमारा निर्गमन सब्सक्राइब हो जाता है, तो कंपनी इस इशू को जल्दी बंद कर सकती है। तो अर्लीस्ट बंद होने की डेट क्या रहेगी, इसका उल्लेख भी इसमें किया जाना चाहिए। निर्धारित किए गए समय में आवंटन पत्र जारी करने और रिफंड भेजने के संबंध में भी घोषणा इस प्रॉस्पेक्टस में की जाती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिएगा अभिधान ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी सभी एप्लीकेंट्स को तो शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। कंपनी लॉटरी सिस्टम के आधार पर, या जो तरीका कंपनी ने, जो सेबी के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो तरीका कंपनी ने या कंपनी के निर्गमन प्रबंधकों के द्वारा जो तरीका अपनाया गया, उसके तहत कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करती है। और जो प्रतिभूति का आवंटन करेगी, तो जिनको आवंटित किया है तो उनकी धनराशि, जो एप्लीकेशन मनी है, उस एप्लीकेशन मनी को वो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। किंतु जिनको कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं किया है, उन सभी अभिदाताओं को, उन सभी एप्लीकेंट्स को उनका पैसा कंपनी को लौटाना पड़ेगा। तो कंपनी को यहाँ पे घोषणा करनी पड़ेगी कि आवंटन पत्र और रिफंड निर्गमन बंद होने के 15 दिन के भीतर अथवा सेबी के द्वारा निर्धारित की गई कम अवधि के भीतर जारी कर दिया जाएगा। अन्यथा देरी की स्थिति में 15% पर एनम की दर से समस्त दोषी पक्षकार के ऊपर यहाँ पर ब्याज की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अनुसूचित बैंक में पृथक बैंक खाते के संदर्भ में विवरण। देखिए, ये एप्लीकेशन मनी जो आती है, ये एप्लीकेशन मनी एक अलग से कंपनी को एक शेड्यूल बैंक में, अनुसूचित बैंक के अंतर्गत अलग से अकाउंट खुलवा के इस पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब तक कंपनी संपूर्ण अपने निर्गमन के संदर्भ में, संपूर्ण निर्गमन और आवंटन के संदर्भ में संपूर्ण कार्रवाई कंप्लीट नहीं कर लेती है और एक वैधानिक घोषणा आरओसी के पास फाइल नहीं करा देती, तब तक इस धनराशि को कंपनी अपने इस अनुसूचित बैंक
के पृथक अकाउंट से नहीं निकाल सकती है। इसका उल्लेख भी कंपनी को अपने प्रॉस्पेक्टस में जो सूचना दी जाती है उसके अंतर्गत करना पड़ेगा। निगमन के अभिगोपक का विवरण, अगर कंपनी ने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया है, अभिगोपन का अनुबंध किया है, तो कंपनी के अभिगोपक कौन कौन हैं, उनकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है, प्रवरण में अभिगोपकों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल तथा उनके द्वारा अभिगोपित राशि का उल्लेख भी कंपनी को करना पड़ेगा। संचालकों, अंकेक्षकों, निर्गमन बैंक विशेषज्ञ एवं अन्य निर्धारित किए गए व्यक्तियों की सहमति, जिनका नाम कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत अंकित किया है, उन सभी की यहाँ पे लिखित में सहमति होनी चाहिए। एमसीए के द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार क्रय विवरण में प्रन्यासी, सॉलिसिटर्स या एडवोकेट्स, निर्गमन मर्चेंट बैंकर्स, निर्गमन रजिस्ट्रार, विशेषज्ञ, उधारदाता की लिखित सहमति को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। निर्गमन हेतु अधिकार एवं इस हेतु पारित संकल्प, क्या कंपनी जो निर्गमन लेके आ रही है, ये कंपनी इस निर्गमन के लिए कंपनी किस रूप में अधिकृत है, क्या कंपनी ने अपनी सामान्य सभा में या संचालक मंडल की सभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है और सेबी से इस संदर्भ में अनुमति प्राप्त की है, इसका भी यहाँ पर उल्लेख कंपनी को करना पड़ेगा। निर्गमन हेतु अधिकार एवं इस हेतु पारित संकल्प को साथ में लगाना पड़ेगा। प्रतिभूतियों के आवंटन एवं निर्गमन की प्रक्रिया एवं समय सारणी, कि आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और टाइम शेड्यूल कितने समय के भीतर कंपनी इस कार्य को पूरा करके अपनी प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणन केंद्र के अंतर्गत लिस्ट करवाएगी। सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्य, कि आप इसके पहले एक बात और होती है, कंपनी की पूंजी संरचना। देखिए, कंपनी को अपने धारा 26(1) के अनुसार अपने प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में उल्लेख करना पड़ेगा। यह कैपिटल स्ट्रक्चर में वर्तमान में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इश्यूड कैपिटल कितनी है, उसमें से सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, उसमें प्रमोटर का स्टेक कितना है और पब्लिक और अन्य जो संस्थान हैं जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो सकती हैं, एफडीआई वगैरह हो सकते हैं, उनका स्टेक कितना है और इस प्रेजेंट इशू के बाद में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वर्तमान में क्या है और इस इशू के बाद में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्रमोटर की भागीदारी कितनी रहेगी, पब्लिक की भागीदारी कितनी हो जाएगी, एफआईएस की भागीदारी कितनी हो जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी, एफडीआई की भागीदारी कितनी हो जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी कितनी हो जाएगी, इन सभी का उल्लेख पूंजी संरचना के अंतर्गत कंपनी को करना पड़ेगा। सार्वजनिक प्रस्ताव की प्रमुख उद्देश्य, कंपनी ये पब्लिक ऑफर जो लेके आ रही है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रस्तुत निगमन की शर्तें और निर्धारित किया गया अन्य विवरण भी इसके अंतर्गत कंपनी को लिखना पड़ेगा। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य और कंपनी का वर्तमान में व्यवसाय, इसका स्थान, परियोजना और परियोजना के क्रियान्वयन में लगने वाले समय शेड्यूल का भी उल्लेख कंपनी को अपने प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत करना होता है। न्यूनतम अभिधान, जिसमें प्रीमियम के रूप में देय राशि, नकद के अतिरिक्त प्रतिफल पर निर्मित अंशों का विवरण भी देना होगा। संचालकों का विवरण, इसमें उनकी नियुक्ति, उनका पारिश्रमिक, कंपनी में उनके हित की प्रकृति एवं सीमा तथा निर्धारित की गई अन्य बातों का विवरण भी इसके अंतर्गत कंपनी को देना होता है। प्रवर्तकों के अंशदान के सोर्स के संबंध में निर्धारित की गई रीति से प्रकटीकरण किया जाएगा कि भाई प्रवर्तक जो अंशदान देंगे उनका सोर्स क्या रहेगा, इसके बारे में भी सब कुछ बातें लिखी जाएगी। परियोजना का विवरण, अब परियोजना के विवरण के अंतर्गत जो बात आती है कि सब कंपनी जो अपना निगमन लेके आ रही है, प्रविवरण में परियोजना से संबंधित निम्न पहलुओं के बारे में बात लिखी जाती है। परियोजना के विशिष्ट जोखिम तत्वों के संबंध में प्रबंधकों का नजरिया क्या है, रिस्क फैक्टर के संदर्भ में मैनेजमेंट परसेप्शन किस प्रकार का है उसको लिखना पड़ेगा। परियोजना का गर्भकाल क्या है, परियोजना की प्रगति की सीमा क्या है, परियोजना को पूर्ण करने की अंतिम तिथि कंपनी के दृष्टिकोण से क्या रहेगी, इसके बारे में कंपनी को उल्लेख करना पड़ेगा। फिर परिवाद या मुकदमा, कंपनी के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण परिवाद और मुकदमे दायर हैं
उसके संदर्भ में कानूनी कार्रवाई का विवरण भी इसमें दिया जाएगा। देन उसके बाद में प्रतिवेदन साथ में संलग्न किए जाएंगे। प्रत्येक कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत वित्तीय सूचनाओं के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रतिवेदनों को साथ में नत्थी करती है। कंपनी के लाभ हानि खाते, संपत्ति एवं दायित्वों एवं अन्य निर्धारित किए गए विषयों के संदर्भ में अंकेक्षक का प्रतिवेदन, ऑडिटेड रिपोर्ट। प्रवर्तन जारी करने के वित्तीय वर्ष के पिछले पूर्ववर्ती 5 वर्षों अर्थात कंपनी के अस्तित्व के वास्तविक वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लाभ हानि खातों से संबंधित प्रतिवेदन, जिसमें सहायक कंपनियों के ऐसे प्रतिवेदन भी होंगे, सहायक कंपनियों के भी ऐसे प्रतिवेदन साथ में संलग्न किए जाएंगे। ये प्रतिवेदन निर्धारित की गई रीति से तैयार किए जाने चाहिए, जो कि कंपनी विधान के अंतर्गत बतला रखी है। निर्गमन के तत्काल पहले के 5 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कंपनी के व्यवसाय के लाभ हानि एवं निर्धारित की गई रीति से बनाया गया अंकेक्षक का प्रतिवेदन। इसके अतिरिक्त उस अंतिम तिथि पर व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्वों का प्रतिवेदन जिस दिन व्यवसाय के लेखे बनाए गए थे पर अंकेक्षक के द्वारा निर्धारित रीति से तैयार किया गया प्रतिवेदन लगाया जाएगा। किंतु ऐसे प्रतिवेदन प्रवर्तन जारी करने के 180 दिन के पहले के नहीं होने चाहिए। उस व्यवसाय या सौदे के संबंध में प्रतिवेदन जिस पर प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग किया जाएगा। अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने वाली है और इस धनराशि जो प्रस्तुत निर्गमन के संदर्भ में कंपनी को धनराशि प्राप्त होगी, उस धनराशि का उपयोग कंपनी उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने के अंतर्गत लगाने वाली है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर अकाउंटेंट के द्वारा एक रिपोर्ट बना के साथ में संलग्न की जाएगी। प्रवर्तन में एक घोषणा इस आशय की भी सम्मिलित की जाएगी कि प्रवर्तन को तैयार करने में कंपनी अधिनियम के समस्त प्रावधानों का कंपनी के द्वारा पालन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस आशय का भी प्रवर्तन के अंतर्गत प्रवर्तन में कोई भी बात इस अधिनियम के प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 या सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधान अथवा इनके अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के प्रतिकूल नहीं है। इसका उल्लेख भी कंपनी को अपने प्रॉस्पेक्टस में एक डिक्लेरेशन के अंतर्गत कंपनी को करना पड़ेगा। अन्य कोई भी सामग्री प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित की गई अन्य सामग्री या प्रतिवेदन भी सम्मिलित किए जाएंगे। MCA ने अधिसूचित नियम PS 5 में ये स्पष्ट व्यवस्था कर दी है कि इस रीति से कोई भी अन्य सामग्री तैयार की जाएगी वह प्रवर्तन में सम्मिलित की जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य विषय वस्तु को भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस के अंदर शामिल करती है। इशूइंग ग्रह के द्वारा विक्रय हेतु प्रस्ताव की अतिरिक्त विषय वस्तु, अगर कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को इशूइंग हाउसेस के माध्यम से विक्रय करती है, निगमन ग्रह के द्वारा जारी किए जाने वाले विक्रय हेतु प्रस्ताव प्रवर्तन में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाएगा। उस प्रस्ताव के लिए प्राप्त किए जाने वाले प्रतिफल की शुद्ध राशि, वह स्थान और समय या जहां पर उस अनुबंध का निरीक्षण किया जा सकता है जिसके अधीन निगमन ग्रह को प्रतिभूति आवंटित करने का अधिकार कंपनी के द्वारा दिया गया है का उल्लेख। प्रवर्तन के मुख्य पृष्ठ पर लिखी जाने वाली विषय सामग्री के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रवर्तन की प्रति पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार के पास सुपुर्द कर दी गई है। सुपुर्द किए गए प्रवर्तन की प्रति के साथ में संलग्न किए जाने वाले प्रलेखों का उल्लेख और उस विवरण का उल्लेख जिसमें ये प्रलेख सम्मिलित है कर दिया गया है। साथ में एक बात कंपनी को लिखनी पड़ेगी कि प्रत्येक कंपनी के प्रवर्तन और प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र काल्पनिक नाम से आवेदन करने पर लागू होने वाले प्रावधान की प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कोई भी पक्षकार काल्पनिक नाम से कंपनी की प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए आवेदन नहीं करे। विशेषज्ञों के प्रमाण पत्र, जिन विशेषज्ञों का उल्लेख कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में किया है उन विशेषज्ञों के प्रमाण पत्र भी साथ में लगाए जाएंगे। विशेषज्ञ वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कंपनी के निर्माण या प्रवर्तन या प्रबंध से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है या उसमें हित रखता है। उसने प्रवर्तन जारी करने की लिखित सहमति दे दी है और उस प्रवर्तन की प्रति को रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी सहमति वापस नहीं लिए। उपयुक्त आशय का विवरण प्रवर्तन में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी या कंपनी का अधिकारी
प्रॉस्पेक्टस की उपयुक्त जो अभी आप लोगों के साथ में ये बातें डिस्कस की गई है, इस विषय वस्तु या विषय सामग्री के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो इसके संदर्भ में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दंड की व्यवस्था की गई है। कंपनी को कम से कम 50,000 रुपये के और अधिकतम 3 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। और निर्गमन के लिए उत्तरदायी जो भी पक्षकार थे, प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष के कारावास और कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 3 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है अगर प्रॉस्पेक्टस में बतलाई गई विषय वस्तु, विषय सामग्री का वो उल्लेख नहीं करता है या गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कंडीशन के तहत ये दंड के प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। प्रविवरण का विज्ञापन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। कभी कभी कंपनी प्रविवरण का विज्ञापन किसी भी रूप में प्रकाशित कर सकती है, किंतु ऐसे विज्ञापन में उस कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु में से निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए। कंपनी का उद्देश्य, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी की धनराशि, सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम, इन हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा आविदित अंशों की संख्या और कंपनी की पूंजी संरचना, ये इसके अंतर्गत लिखी जाएगी अगर कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट करती है तो। प्रत्येक प्रविवरण एवं आवेदन फॉर्म पर यह प्रावधान लागू होगा। प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी उपयुक्त वर्णित सभी प्रावधान प्रत्येक प्रविवरण और आवेदन पत्र पर लागू होंगे, चाहे वे कंपनी के निर्माण के संदर्भ में जारी किया गया हो अथवा बाद में किया गया हो। प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होंगे। विद्यमान सदस्यों और ऋण पत्रधारियों को प्रतिभूति जारी करने पर ऐसी दशा में ये महत्वपूर्ण नहीं होगा कि आवेदक को उन अंशों का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परित्याग करने का हक है अथवा नहीं है, और उन अंशों और ऋण पत्रों को जारी करने के प्रविवरण या आवेदन पत्र पर जो पहले से ही जारी किए गए अंशों अथवा ऋण पत्रों से सभी मामलों में समान है जिनका किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणन केंद्र के अंतर्गत लेन देन किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत प्रॉस्पेक्टस में इन बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता कंपनी को नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी इन बातों को जानता है। अब इसके पश्चात आता है प्रॉस्पेक्टस का पंजीयन। जिस प्रॉस्पेक्टस को हम निर्मित कर रहे हैं उसका पंजीयन कराना जरूरी होता है, क्योंकि पंजीयन कराने से प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित समस्त बातों से कंपनी एवं कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति जो प्रॉस्पेक्टस जारी करने के उत्तरदायी थे वो उनसे बाध्य होंगे। इसलिए प्रॉस्पेक्टस का पंजीयन कराने के पश्चात ही इसको जारी किया जाना चाहिए। पंजीयन कराने का जो तरीका है उसके लिए सबसे पहले कंपनी को प्रविवरण के पंजीयन कराने तो सबसे पहले कंपनी को प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 26 जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था उनके संबंध में बतलाई गई समस्त बातों का उल्लेख करते हुए प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। उसके साथ में सभी प्रकार के प्रलेख, सभी प्रकार की रिपोर्ट्स, लिखित सहमति, इन सभी को साथ में नथी किया जाएगा। साथ में कंपनी को ये घोषणा भी कि प्रविवरण बनाने में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, प्रावधानों की पालना की गई है। सेबी के द्वारा बनाए गए नियमों, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 और सेबी अधिनियम 1992 के समस्त प्रावधानों का कंपनी ने इनकी पालना की है। ये सभी जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, इन बातों का उल्लेख कंपनी को प्रॉस्पेक्टस तैयार करते समय करना चाहिए। तत्पश्चात कंपनी को प्रॉस्पेक्टस में तिथि अंकित करनी पड़ेगी। यही तिथि प्रॉस्पेक्टस को जारी करने की तिथि मानी जाती है। यही तिथि कंपनी के प्रॉस्पेक्टस के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। काल्पनिक नाम से प्रतिभूति प्राप्त करने के परिणामों के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान होगा कि कोई भी पक्षकार अगर काल्पनिक नाम से प्रतिभूति हेतु आवेदन करता है और उसको प्रतिभूति बाई चांस कंपनी के द्वारा आवंटित कर दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी क्या दायित्व रहेंगे। कंपनी ऐसे अनुबंध को समाप्त कर सकती है और उसके संदर्भ में दंड संबंधी प्रावधान का उल्लेख कंपनी को करना पड़ेगा कि 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा इस संदर्भ में बतलाई गई है। संचालकों के हस्ताक्षर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस की प्रत्येक प्रति पर संचालक एवं प्रस्तावित संचालक जिनका नाम का उल्लेख कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में कर रखा है कि हस्ताक्षर होनी चाहिए। कुछ संस्थानों से अनुमोदन सेबी के नियमों के अनुसार प्रॉस्पेक्टस के प्रारूप को निम्नलिखित से अनुमोदन कराना पड़ता है। इनकी मीटिंग करानी पड़ेगी। निगमन के अग्रणी प्रबंधक लीड मैनेजर्स हैं। प्रत्येक स्कंद विनिमय केंद्र
जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों को लिस्टेड करवाया जाएगा या लिस्टेड की गई है उनके माध्यम से, और निर्गमन का अभिगोपन करने वाली अग्नि वित्तीय संस्थान के द्वारा इसका वेटिंग करवाया जाएगा, इसका अनुमोदन करवाया जाएगा। सेबी से भी इसकी जांच, सेबी से भी इसकी वेटिंग करवाई जाएगी। सेबी से वेटिंग कराने का मतलब ये नहीं कि सेबी प्रॉस्पेक्टस से लिखी हुई समस्त बातों के संदर्भ में उत्तरदायी है। सेबी जो वेटिंग करता है वो ये है कि कंपनी ने अपने कंपनी विधान एवं अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत प्रॉस्पेक्टस का निर्माण किया है। ये वेटिंग का अर्थ, वेटिंग कराने का मतलब जांच करने का मतलब होता है। रजिस्ट्रार को प्रॉस्पेक्टस प्रस्तुत किया जाता है और रजिस्ट्रार के द्वारा प्रॉस्पेक्टस देखने के पश्चात इसको अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। रजिस्टर्ड करने के पश्चात ही कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निर्माण कर सकती है। ये मुख्य बातें इस संदर्भ में थी।